चलिए रिवीजन करते हैं हम लोग फिर से। आज फाइल खोल लेते हैं। पहले कहाँ पे थे हम लोग, रिवीजन कहाँ पे तक कर चुके थे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे और प्रमुख योजनाएं कर रहे थे। उसमें से पार्ट ए और पार्ट वन और पार्ट टू कर चुके थे। पार्ट थ्री हम लोगों को करना था। तो चलिए पार्ट थ्री प्रमुख योजनाएं पार्ट थ्री हम लोग करना चालू करते हैं। PDF खोल लेते हैं। चलिए गणेश भगवान को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए रिवीजन करना चालू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट। बजट शब्द कहाँ से आया, बजट क्या होता है, नहीं होता है, ये सब पढ़ते हैं थोड़ा। तो बजट क्या है? बजट बुजेट नामक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा के बुजेट नामक शब्द से बजट का उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। और विश्व में पहली बार बजट रॉबर्ट वालपॉल द्वारा लाया गया था, जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे। यूके के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपॉल, ठीक है, रॉबर्ट वालपॉल के द्वारा विश्व में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था। और ब्रिटिश भारत में पहली बार जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में भारत में बजट को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीज़ हमको समझना है कि बजट फ्रेंच भाषा के बुजेट सबसे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। और बजट विश्व में पहली बार रॉबर्ट वालपॉल ने प्रस्तुत किया था, जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ब्रिटिश भारत में पहली बार जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में भारत में बजट को पेश किया। 1860 में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ कि आज़ाद भारत में पहली बार बजट सन्मुखम सेट्टी 1947 ईस्वी में सन्मुखम सेट्टी ने पहली बार बजट को पेश किया आज़ाद भारत में। और गणतंत्र भारत में पहली बार जॉन मेथाई जो कि 1950 में भारत गणतंत्र हुआ, उस समय पहली बार जो बजट पेश करने वाले थे वो थे जॉन मेथाई। और सर्वाधिक बार बजट को पेश करने वाले हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार क्या बोलते हैं कि पेश कर चुके थे, तो कर चुके हैं। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार कर चुके हैं। और पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया वो थी इंदिरा गांधी। और एक और सवाल, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है, जिन्होंने अब तक 2025 तक बता रहे हैं कि अब तक 8 बार बजट को पेश कर चुकी हैं ये, ठीक है। और बजट पे अभी बजट का स्पीच ना सबसे ज़्यादा लंबा यही दी है निर्मला सीतारमन, ठीक है। 2 घंटा कुछ मिनट दी थी ये लगभग, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको समझते हैं। इसकी शुरुआत एक ही बजट पहले आम बजट आता था, ठीक है। पहले एक ही बजट, इसमें सब कुछ रहता था, ठीक है ना। रेलवे बजट, आम बजट, सब उसको आम बजट बोला जाता था। इसकी शुरुआत, ठीक है ना। तो शुरुआत 1921 में क्या हुआ कि शुरुआत 1921 में 1921 में 1921 में एक वर्थ कमीशन की सिफारिश पर, एक वर्थ कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है। एक वर्थ कमीशन की सिफारिश पर 1921 में 1924-25 में क्या हुआ कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। रेल बजट अलग आने लगा और आम बजट अलग आने लगा, ठीक है। तो 1924-25 में, कब 1921 में क्या हुआ कि एक वर्थ कमीशन की सिफारिश पर 1924-25 में और आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। और 2017 में विवेक देवराय समिति ने रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया, फिर से इसको मिलाया। तो ये बात समझ में आया। 1921 में एक वर्थ कमीशन से अलग कर दिया गया था 1924-25 में आम बजट से रेलवे बजट को। लेकिन बाद में क्या था, विवेक देवराय समिति के विवेक देवराय
समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर सर वो बात लिखा है कि 1 फरवरी को ना 11 बजे बजट को पेश किया जाएगा, कुछ ऐसा लिखवाया है बात। ठीक है, आगे बात करते हैं बजट का संवैधानिक प्रावधान, माने कि कौन से आर्टिकल में बजट की चर्चा है उसके बारे में पढ़ते हैं कि बजट शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, बजट शब्द का डायरेक्टली संविधान में उल्लेखित नहीं, इनडायरेक्टली के क्या बोलते हैं कि अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 202, संघ में 112 और राज्य में 202 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? एनुअल माफी चाहेंगे भाई, क्या है कि आर्टिकल 111 संघ के लिए और आर्टिकल 202 सबको पता ही होगा कि राज्य के लिए, उसमें लिखा हुआ एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि एक वर्ष में किसी राष्ट्र का आय और व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, आगे बात बोलो। और बजट एक धन विधेयक होता है, मानी एक मनी बिल है। बजट क्या है? एक मनी बिल है। और ये कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं है, ये तय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर ही तय करता है कि कोई बजट, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। ठीक है, ये बात है। लोक स्पीकर के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में 3 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 93। ये बात समझ में आ गया। और अगली बार बताते हैं कि पोर्टम स्पीकर क्या होता है। पोर्टम स्पीकर होता है कि जब भी कोई नई लोकसभा आती है, उसकी पहली बैठक में जो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना, कि जैसे अभी नया चुनाव हुआ तो उस समय तो कोई स्पीकर होंगे नहीं, तो किसी न किसी एक को पोर्टम स्पीकर बनाया जाता है। पोर्टम स्पीकर बनता कौन है? जो पूरे लोकसभा में सबसे पुराने या सबसे एक्सपीरियंस सांसद जो होते हैं उन्हीं को पोर्टम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, यह अस्थायी होते हैं। ठीक है ना, तो नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? 18 नंबर के तो भर्तृहरि महताब किए थे। भर्तृहरि महताब किए थे। ठीक है, अब ये 18वें, अब लोकसभा स्पीकर अभी करेंट में कौन है? 18वें नंबर के, ठीक है ना, 18वें की 19वें 18वें। ठीक है, लोकसभा ओम बिरला है, जो लगातार 2 बार, ठीक है ना, लगातार 2 बार बने। हाँ, 18वें नंबर के ओम बिरला जी है, जो कि राजस्थान से सांसद हैं। ठीक है ना, लगातार 2 बार क्या कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर बने हैं। चुनाव विपक्ष के किससे जीते हैं? ये किससे चुनाव में जीते हैं? के सुरेश से, विपक्ष के सुरेश से जीते हैं। अब तक कितनी बार चुनाव हुआ है, माने कि लोकसभा स्पीकर के लिए अब तक कितनी बार चुनाव हुआ है? तो 4 बार चुनाव हुआ है लोकसभा स्पीकर के लिए। ऐसे तो क्या बोलते हैं कि निर्विरोध अगर जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जीत पाए, कोई अगर अपोनेंट आ गया, तो उसके लिए चुनाव होता है। इसमें 4 बार चुनाव हुआ है। पहली बार 1952 में हुआ था, जब देश गणतंत्र हुआ था। तो उसके अगले साल जो 1952 में, फिर 1967 में, फिर उसके उल्टा कर दिया था 1976 में, फिर 2024 में। ठीक है, 4 बार। तो देखिए, सबसे शुरुआत में 1952 में, फिर 1967 में, फिर उसका उल्टा कर दिया था 1976 में, और बाद 2024 में। 4 बार समझ में आ गया भाई? आ गया, बिल्कुल 1952, 1967, 1976 और 2024। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट, बजट में घोषित धनराशि के लिए केंद्र सरकार को संसद में विनियोग विधेयक पार करवाना था। ऐसा नहीं है कि जो अपना कोष है उसमें से अगर पैसा निकालना है, जो कोष को क्या बोलते हैं कि अगर केंद्र सरकार को अगर पैसा निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है कि कितना पैसा निकालना है। ठीक है ना, तो ये सब एप्रोप्रिएशन बिल निकालना है, पास करवाना पड़ता है, जो कि आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट का प्रकार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक होता है अधिशेष बजट, सरप्लस बजट। जब आय अधिक हो और व्यय कम हो तो वो अधिशेष बजट होता है, सब जानता ही बात। उसका संतुलित बजट क्या होता है? जब आय
जितना है उतना ही व्यय है, तो वो संतुलित बजट होता है। एक होता है घाटे का बजट, ज़्यादातर तो यही होता है घाटे का बजट, क्योंकि आय व्यय ना ज़्यादा हो जाता है आय से, ठीक है। जैसे भारत जैसे विकसित विकासशील देश में क्या कहता है, विकास ज़्यादा करना है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा करना होगा, तो सरकार को खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है, तो जितना आय है उससे ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, तभी तो डेवलप्ड कंट्री में हम लोग आएंगे। तो हम लोग का बजट ज़्यादातर घाटे का बजट ही होता है, तब ना फाइनेंशियल क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल वार्षिक घाटा वगैरह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब घाटा भी दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डिफिसिट, यही शब्द हम खोज रहे थे, दिमाग में आने रहता, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। राजकीय घाटा क्या होता है, सरकार के कुल उधार देता, माने कि मार्केट बोरोइंग की कितना रुपया अब सरकार के माथे पर कर्जा है, वो होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। फिजिकल डिपोजिट फिजिकल फिजिकल डिफिसिट क्या होता है कि बजट धाय, माने कि बजट धाय माने कि होता है, क्या होता है, कितना बजट धाय प्लस बजट बोरोइंग, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो फिजिकल डिफिसिट की कितना बजट का धाय है, मतलब कितना देना है, ठीक है, कितना उधार है, ठीक है, कितना देना है मार्केट से, और कितना बोरो लिया है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बजट धाय प्लस बजट बोरोइंग, दोनों को जोड़ देने से फिजिकल डिफिसिट आ जाता है, ठीक है। और फिजिकल डिफिसिट मार्केट बोरोइंग, ठीक है। इसमें यहाँ पे सर बताए हैं कि यहाँ पे सर क्या बताना चाह रहे थे, 2024-25 बजट में 2024-25 में लक्ष्य था कितना, 5.1% का फिजिकल डिफिसिट, और 5.1% का फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य था, ठीक है ना, 5.1%, ठीक है। लेकिन 2023-24 में 23-24 में उसके पिछले साल क्या हुआ, 5.8%, 23-24 में 5.8% फिजिकल डिफिसिट, मार्केट बोरोइंग, ठीक है ना, 5.8% रहा, 5.8% 2023-24 में, उससे 24-25 में कितना रहने का लक्ष्य है, 5.1%, ठीक है। तो 2024-25 में 5.1% रहने का उम्मीद है, और क्या बोलते हैं कि 2023-24 में 5.8%, ठीक है ना। बात करते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट होता है कि फिजिकल डिफिसिट माइनस आईपी इंटरेस्ट पेमेंट की फिजिकल डिफिसिट, ठीक है, फिजिकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, कितना पैसा देना है ब्याज में अदायगी, वो होता है फिजिकल डिफिसिट प्राइमरी घाटा। तो प्राइमरी घाटा क्या होता है कि फिजिकल डिफिसिट माइनस ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी को घटा देंगे तो वो आ जाएगा प्राथमिक घाटा, ठीक है, जो कि 1993-94 में शुरुआत हुआ था। 1993-94 1993 से 94 में क्या होता है कि प्राथमिक घाटा का शुरुआत हुआ था। तो इसमें क्या समझ में आया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको सरकार की कुल उधार देता, माने कि मार्केट बोरोइंग कितना है, कितना कर्जा लिया हुआ है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि राजकोषीय घाटा, ठीक है। अगर प्राप्ति जितना प्राप्ति है उतना, अगर व्यय जितना प्राप्ति है अगर उतना व्यय है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राप्ति जितना उससे ज़्यादा व्यय है, इसका मतलब कर्ज लेना पड़ जाएगा, ठीक है, सरकार को। तो फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, वो बजट धाय प्लस मार्केट बोरोइंग, ठीक है, बजट धाय प्लस मार्केट बोरोइंग को जोड़ते हैं तो फिजिकल डिफिसिट क्या बोलते हैं कि निकल जाता है। और प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है कि फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी घटा देंगे और फिजिकल डिफिसिट में थे तो प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। 1993-94 में ये शुरुआत हुआ। आगे बात करते हैं, अगर प्राथमिक घाटा बढ़ता जा रहा है, अगर प्राथमिक घाटा अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट घट रहा है, ठीक है, उधार लिया धन देश के पूंजीगत विकास में उपयोग हो रहा है। कुल मिलाकर समझ में आता गया कि अगर प्राथमिक घाटा बढ़ रहा है, प्राथमिक घाटा
बढ़ रहा है, माने कि आप समझ गए ना कि प्राथमिक घाटा कब बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट पेमेंट घटेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेमेंट जितना कम होगा, इंटरेस्ट हमको जितना कम देना होगा, उतना ही प्राथमिक घाटा बढ़ेगा, ठीक है। तो उधार लिया धन न देश के पूंजीगत कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, कैपिटल डेवलपमेंट में उपयोग हो रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? राजस्व व्यय क्या है? पेंशन, सैलरी, इस सब में जो खर्चा होता है इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। और कैपिटल में क्या होता है कि एक बार मोटा पैसा लगेगा लेकिन सालों साल ये चलेगा, माने कि एक बार पैसा पेमेंट कर दिए ना, तो एक तरह का समझिए कि वो इन्वेस्टमेंट है, वो आने वाले समय में उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। लेकिन जैसे बांध सड़क बना दिए तो एक बार बना दिए तो चलेगा 5 साल 6 साल, या फिर बांध बना दिए तो 50 साल तक चलेगा। तो ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि पूरे सरकार को रन करने के लिए क्या क्या मंथली वाइज कैसे कैसे देना है, जैसे पेंशन किसी को देना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, तो ये सब हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नोट में देखते हैं कि FRBM एक्ट 2023 क्या होता है? FRBM का मतलब है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। 2003 में क्या हुआ था कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 क्या होता कि आया, ठीक है। इसका मतलब होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व में बजट प्रबंधन एक्ट 2003 में आया, ठीक है। 2003 में आया। और दूसरी बात देखिए, ये सीधे पूछ देगा एफ आर बी एम एक्ट क्या होता है? तो FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है ना। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? बजट से एक दिन पहले आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि बजट से एक दिन पहले आता है, ठीक है ना। इसको तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो देश का होता है वही है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? निकालता है बजट से एक दिन पहले, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है ना। 1950 से 51 में देश जब गणतंत्र हुआ उस समय से शुरुआत हो गया था इकोनॉमिक सर्वे निकालना। वो चालू वित्त वर्ष के लिए के वास्तविक आंकड़े, जो चालू वित्त वर्ष है जो अभी चल रहा है उसका वास्तविक आंकड़ा, रियल डाटा अगर देखना हो तो इकोनॉमिक सर्वे को आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 1 फरवरी के आसपास में क्या बोलते हैं कि बजट, जैसे मान के चलिए कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है तो उससे एक दिन पहले मानिए 31 जनवरी को ही इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। यूएस साइड में ये चीज़ बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट क्या होता है? अस्थायी बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। अस्थायी बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चुनाव वर्ष में नई सरकार के गठन होने के बाद फुल बजट दोबारा पेश होगा। अगर अंतरिम बजट क्या होता है कि अगर लोकसभा अगर भंग हुआ है, मतलब क्या चुनाव में लगा हुआ है, जिस साल चुनाव वर्ष होता है उस समय ना एक अंतरिम बजट आ जाता है, ठीक है, जो कि एक अस्थायी बजट होता है। जैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा फिर से गठित होता है तो फिर से फुल बजट दोबारा पेश होता है, ठीक है ना। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 क्या कहते हैं कि ये आया था, ठीक है ना। भारत के विकास के 4 स्तंभ है। भारत के विकास के 4 स्तंभ कौन इसमें फोकस किया जाता है किस पे? युवा पे, महिला पे, किसान पे और गरीब पे, ठीक है ना। फोकस क्या होता है? अंतरिम बजट का मेन फोकस होता है क्या? युवा यूथ जो है, महिला, किसान और गरीब। तो पहले देख लेते हैं युवा, नहीं पहले किसान से ही तो देश बना है, तो किसान, वो गरीब नहीं होना चाहिए, तो गरीब देख लेते हैं, गरीब, उसके बाद युवा, महिला युवा,
ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जो कि भारत के विकास के 4 स्तंभ है। अगर ये 4 अगर का डेवलपमेंट हो गया, लोग अगर गरीबी खत्म हो जाए, किसान का स्थिति बेहतर हो जाए और महिला का स्थिति बेहतर हो जाए, युवा का स्थिति बेहतर हो जाए, यही टारगेट रहता है हम लोग का बजट का, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, ठीक है ना। रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ से जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाटा है, हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा पुराना हो क्योंकि पिछले साल का है। देख लेते हैं कि आयकर से, आयकर माने इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स 19%, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हम लोग का पैसा कहाँ से आता है, तो हम लोग उधार लेते हैं ना, मार्केट बोरोइंग 28% रुपया, 28% रुपया हम लोग मार्केट बोरोइंग माने कि मार्केट से उधार लेते हैं। माने अगर 100 रुपया है हमारे पास तो उसमें से 28 रुपया, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये मैंने 1/4 से भी ज़्यादा, 1/4 से ज़्यादा भी मार्केट बोरोइंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि सेकेंड नंबर पर बात आता है आयकर टैक्स से, माने कि इनकम टैक्स से हम लोग 19% पैसा का हम लोग के पास आता है। जीएसटी है, 18%, और निगम कर है 17%। एक नंबर पे ज़्यादातर रहता है कि इस यही ट्रेंड रहता है कि पहले मार्केट बोरोइंग, तब आयकर, तब जीएसटी, उसका नगर निगम कर, जो जितना कंपनी वगैरह है उससे जो टैक्स आता है उसको निगम कर बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं रुपया कहाँ जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो भाई जितना ज़्यादा कर्जा लोगे उतना ज़्यादा तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट माने कि ब्याज अदायगी में चला जाता है 20%। 20% पैसा चला जाता है, क्या कि कर्जा भी तो सबसे ज़्यादा लियो तो ब्याज अदायगी भी उतना ही देना पड़ेगा, तो 20% ब्याज अदायगी में चला जाता है, ठीक है। और राज्य का हिस्सा में 20% चला जाता है, माने कि राज्य को भी तो हिस्सा देना था, राज्य को हिस्सा और प्लस ब्याज अदायगी में चला जाता है। आगे बात करते हैं टैक्स कर। टैक्स कितने तरह का होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स 2 प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। और डायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है, नाम से ही क्लियर है कि अगर जिस पर कर आरोपण है, कर भुगतान कर आरोपण और कर भुगतान अगर दोनों सेम आदमी करता है, जिस पर आरोपित है वही अगर भुगतान करता है तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है ना। जैसे कि पीआईटी माने आयकर हो गया, पीआईटी, ठीक है ना। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स और पीआईटी, ठीक है। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, आयकर जिस बंदा पर लगता है वही उसका भुगतान करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि कुछ भी हम लोग कुछ खरीदते हैं, बिस्कुट, चाय बिस्कुट उस वगैरह खरीदते हैं, तो कुछ ना कुछ रुपया उसमें लिखा जीएसटी इंक्लूडेड रहता है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये कर किसी और के ऊपर आरोपित होता है जबकि कोई और उसे भरता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस है, जीएसटी जितना भी सामान हम खरीदते हैं उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं जीएसटी लागू कब हुआ, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स 17 को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कहाँ सबसे पहली बार जीएसटी कहाँ लागू हुआ, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से तो कनाडा से लिया गया है, जो कि 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। किस समिति के सिफारिश पर, तो विजय केलकर के समिति पे जीएसटी भारत में आया, ठीक है ना। पहला राज्य कौन था, आसाम था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, आसाम था, ठीक है ना। विश्व में पहली बार फ्रांस, हम लोग लिए हैं कनाडा से, लेकिन विश्व में सबसे पहली बार जीएसटी लागू कौन किया था, फ्रांस किया था, ठीक है, फ्रांस किया था। और किस आर्टिकल में जीएसटी और जीएसटी काउंसिल का चर्चा है, तो जीएसटी का चर्चा 246 246 है। कैसे याद रहेगा कि जीएसटी दर्जन पे लगता है ना, मान के चलिए, तो ऐसे 4 2 6 और फिर 6, एक में 6 का है, एक में है 9 6, माने एक दोनों जीएसटी काउंसिल का टोटल सम है 18, उसका जीएसटी का है 12, तो 12 और 18 दोनों का सम है, तो इससे थोड़ा अंदाज मिल जाता है, ठीक है ना। तो 246 हो गया, मैंने 246 में जीएसटी का चर्चा है, ठीक है ना। ये समवर्ती सूची का कर है, ठीक है ना। जीएसटी एक समवर्ती सूची का है, माने कनकरेंट लिस्ट का है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है इसमें, ठीक है ना। बात करते हैं और जीएसटी काउंसिल जो का चर्चा 279A में है, 279, ठीक है। 289 279 हमको थोड़ा सा यार ये बोला मैंने 209 गड़बड़ बार हो जाता है। 279 279 279 79 79 ना बोलते हैं,
279A में जीएसटी काउंसिल का चर्चा है, ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल करता क्या है कि जीएसटी के दर को फिक्स करता है कि 0% होगा, 5, 10, 12, 18, 28%, ये सब दर को क्या करते हैं कि अभी जीएसटी काउंसिल का बैठक कहाँ हुआ है, उदयपुर में हुआ है, राजस्थान में, ठीक है ना। उदयपुर में कि जैसलमेर में हुआ है, जैसलमेर में हुआ है, ठीक है ना, आई थिंक हाँ जैसलमेर में। उदयपुर में तो जीएसटी भवन का निर्माण हो रहा है उदयपुर में, यस। आगे बात करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। फाइनेंस मिनिस्टर अपना वित्त मंत्री इसको हेड करते हैं। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन करता है, अध्यक्षता वित्त मंत्री करती है, ठीक है ना। अभी करंट में कहाँ हुआ है, जैसलमेर में हुआ है, और जीएसटी भवन का भी वहाँ पे एक उद्घाटन हुआ है उदयपुर में। आगे बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, ठीक है ना। डेस्टिनेशन टैक्स, गंतव्य कर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोट सरकार के लिए 2 क्षेत्र, सरकार के लिए 2 क्षेत्र रिजर्व है, ठीक है ना। सरकार के लिए 2 क्षेत्र रिजर्व है, ठीक है ना। एक रेल परिवहन, ठीक है ना, रेलवे और परमाणु ऊर्जा और रेलवे, सरकार के लिए 2 क्षेत्र रिजर्व है। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के। अर्थव्यवस्था में कुछ समितियां हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट समिति हैं। क्या है, इम्पोर्टेंट समिति, ठीक है। इम्पोर्टेंट समिति को थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट समिति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन प्रधानमंत्री थे उस 1991 में 91 के समय, जब कौन नरसिम्हन, पीवी नरसिम्हा और मनमोहन सिंह दोनों थे, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और पीएम पीवी नरसिम्हन थे, ठीक है ना। उनके समय बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन समिति आया था। भगवती समिति के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, भगवती समिति के लिए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, का संबंध। भगवती समिति का संबंध अनएम्प्लॉयमेंट से था। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर, एल के झा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए था एल के झा समिति। राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए। राजा उजा चलेगा तो भाई उसको राजा को टैक्स देना तो पड़ता था, जैसे तो कोई भी राजा पहले था तो टैक्स लेता था, समझ गया था। राजा चलैया, राजा अगर चल रहे का मतलब है, राजा अगर चल रहे हैं तो कर का बात है, थोड़ा बहुत अंदाज लगाने के लिए, तो वही हो गया राजा चलैया समिति। कर सुधार के लिए वांगचू समिति, वांचू समिति, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष कर का से रिलेटेड वांगचू समिति का संबंध किससे है, प्रत्यक्ष कर से। तो थोड़ा सा देख लेते हैं नरसिम्हन समिति का, तो जानवे करते 91 में बैंकिंग रिफॉर्म से, ठीक है ना। नरसिम्हन समिति बैंकिंग रिफॉर्म से, ठीक है ना। उसके बाद भगवती समिति अनएम्प्लॉयमेंट से। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर, एल के झा समिति, ठीक है। राजा चलैया समिति कर सुधार से रिलेटेड। वांगचू समिति प्रत्यक्ष कर से है वांगचू समिति। आगे बात करते हैं रंग राजन समिति भुगतान संतुलन। रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से रिलेटेड है। भुगतान समिति रंगराजन समिति। मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार से रिलेटेड है। प्राथमिक पूंजी बाजार कैपिटल मार्केटिंग प्राइमरी कैपिटल मार्केटिंग। मालेगांव समिति रंगराजन समिति का भुगतान संतुलन से है। तारापुर समिति 1997 में आया था। तारापुर समिति पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट की परिवर्तनशीलता से रिलेटेड है तारापुर समिति। और पार्थ सारथी सोम समिति का कर नीति से है। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति, ठीक है ना। अरविंद पनगरिया समिति 16 वित्त आयोग है। सच्चर समिति मुस्लिम के सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति का स्टडी के लिए सच्चर समिति आया था। कोठारी समिति यूजीसी से रिलेटेड कोठारी आयोग आया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का कोठारी
आयोग से आया था, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। आ रहा है आगे क्या? हाँ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करेंगे। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से। इधर देखेंगे नहीं, सिर्फ अंदाज लगाएंगे। भगवती समिति अनएम्प्लॉयमेंट, एलकेजा समिति अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। राजा चलैया समिति कर सुधार में, वांगचू समिति प्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसमें देखते हैं रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से रिलेटेड है। मालेगांव समिति प्राथमिक प्राथमिक पूंजी बाजार से रिलेटेड है। तारापुर समिति जो कि 1997 में आया ठीक है। तारापुर समिति पूंजी पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से है तारापुर समिति क्या कहते हैं कि तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति से है। अरविंद पनगड़िया समिति 16वें वित्त आयोग। सच्चर समिति मुस्लिम के सामाजिक आर्थिक और विकास स्थिति का स्टडी करने के लिए। कोठारी समिति कोठारी समिति यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं एपी होला समिति डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा एपी होता है ना एपी होता समिति, ठीक है ना। एपी होता है कि होला है सर, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एपी होता समिति, चलो होता लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। एपी होता समिति डिजिटल पेमेंट से कि डिजिटल में धोखाधड़ी होता है, मैंने कि ऐसी याद करो डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी ना हो, तो होता है इसलिए ना हो, इसके लिए हमको एपी होता समिति हो गया। राधा कृष्ण समिति परीक्षा में पारदर्शिता के लिए राधा कृष्णन जो राधा कृष्ण का भक्त होगा परीक्षा में कम से कम पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। बात खत्म। रामनाथ कोविंद समिति, वन नेशन वन इलेक्शन। विजय राघवन समिति से डीआरडीओ की समीक्षा के लिए डीआरडीओ की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति। माधव गौड़गिल समिति पश्चिमी घाट की संरक्षण के लिए। और ठीक है ना। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति। लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति। मल्होत्रा समिति को बीमा सुधार इंश्योरेंस में सुधार के लिए, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं एपी होता समिति किसके लिए? डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी से। राधा कृष्ण समिति परीक्षा में पारदर्शिता के लिए। रामनाथ कोविंद समिति तो पता ही 129वां अभी नया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विजय राघवन समिति डीआरडीओ में की समीक्षा के लिए माधव गौड़गिल समिति पश्चिमी घाट की संरक्षण के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है ना। नाबार्ड, गरीबी, CSR आरक्षण, ये सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके अंदर में, ठीक है ना, नाबार्ड हो गया, गरीबी, CSR आरक्षण। उसके बाद महारत्ना कंपनी का बात करते हैं। महारत्ना कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, लिस्टेड क्या होता है, ये सब थोड़ा समझेंगे हम लोग। सालाना जिसका टर्नओवर, कौन सा कंपनी महारत्ना कंपनी में लिस्टेड हो जाता है जो कि सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपया से अधिक हो। पिछला 3 साल में 25,000 करोड़ रुपया से अगर अधिक टर्नओवर हो गया तो वो महारत्ना कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है। और औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपया से अधिक हो। 5,000 करोड़ रुपया से अगर अधिक प्रॉफिट हो रहा है सालाना, तो क्या कहते हैं, औसत नेट प्रॉफिट 5,000 से टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपया से अधिक हो, ठीक है ना। नेट वर्थ कितना हो? 15,000 करोड़ रुपया से अधिक हो, ठीक है ना। तो सीधा बात इसका क्या है, टर्नओवर 25,000 करोड़, 3 साल में, पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ रुपया से अधिक हो। 25,000 करोड़ रुपया से अधिक हो। 5,000 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट से अधिक हो। और 15,000 करोड़ रुपया का से अधिक उसका क्या होना चाहिए? नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ 15,000। वर्तमान
वर्तमान में 13 महारत्ना कंपनी है। एक तो वेल हो गया, वेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके बाद ONGC 8वां नंबर है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, ये सब हो गया। उसके बाद है PGCIL, ठीक है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, वायल इंडिया लिमिटेड। नवीनतम कौन है? वायल इंडिया लिमिटेड। अभी तो शायद HAL है, एक नया आ गया है 14वां, शायद HAL आ गया है, ठीक है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 14वां भी है, ठीक है। आगे बात है NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादन संपत्ति। 90 दिन का तक ब्याज या मूलधन न दिया जाएगा, 90 दिन तक ब्याज या मूलधन की प्राप्ति न हो तो 90 दिन तक ब्याज व मूलधन की वापसी ना हो तो क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है, ठीक है ना। स्ट्रेस एसेट्स हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नए। बंद हो जा।